2025 की परीक्षा देने जा रहे कक्षा 12 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, यह मॉडल पेपर आपका तीसरा है। हम लोग दो मॉडल पेपर पढ़ चुके हैं। यदि आप इन मॉडल पेपरों का हल कर लेते हैं और विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं तो आपकी 5 मार्च तक आपके कुल 6 मॉडल पेपर भेजे जाने हैं और इन्हीं 6 मॉडल पेपरों में से आपकी परीक्षा में पूर्णतः यदि कहा जाए तो आप 100 अंक प्राप्त कर लेंगे। आपको अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं होगी बच्चों। यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूर्णतः यदि कहें तो 100% आपका दावा है कि यह आपके पूर्णतः अंक दिलाने वाला आपका पेपर होगा। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू किया जाए। और शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अपने मित्रों को भी बता दीजिए कि इस प्रकार के दावे आपके इस चैनल पे किए जा रहे हैं और यदि वो अध्ययन कर लेते हैं तो पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो जाएगी। आइए शुरू किया जाए बच्चों कि आपके लिए कितने लाभकारी सिद्ध होंगे और कितना यह लाभकारी होगा। आइए सबसे पहले आपके खंड का बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा जाए। पहला आपका है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा, रोपर ना और चन्हूदड़ो, कालीबंगा। तो आपका सही हो जाएगा ये कालीबंगा। वैसे कालीबंगा मानचित्र में भी आपका पूछा जाता है तो आप कहाँ दर्शाएंगे? हरियाणा ना, हरियाणा राज्य में इसे आपको दर्शाना है। दूसरा प्रश्न आपका है कि कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम है। यानी गौतम है, सिद्धार्थ है, महावीर है और गौतमी पुत्र है। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा दूसरा यानी सिद्धार्थ। तीसरा आपका है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। यानी प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है। पहला विकल्प आपका है बाणभट्ट, कालिदास, हरिशेन या भारवी। तो आपका सही हो जाएगा गा हरिशेन। चौथा प्रश्न आपका है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। 1935 में, 1936 में, 1937 में या 1938 में। तो आपका सही हो जाएगा 1936 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। प्यारे बच्चों, आपको भी चाहिए कि आप अपनी कॉपी पे प्रश्नों को उतार लें और उन्हें साथ साथ लिखते भी चलें। इस मॉडल पेपर में आपके पूरे साल वो होंगे। आपका आति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, मानचित्र, टाइमलाइन आपके पूर्णतः हल कराए जाएंगे। आपका यह धर्म है कि आप भी इसे नोट कर लें अपनी कॉपी में और आपके जो सर पढ़ाते हैं उन्हें आप चेक करा लें। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। पांचवा आपका कि बुलंदशहर ना, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है। कानपुर में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है या लखनऊ में है। तो ये आपका कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जी बच्चों, अगला छठा प्रश्न आपका है कि अकबर का मकबरा स्थित है कहाँ। सिकंदरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या कानपुर में। तो आपका सही हो जाएगा का सिकंदरा में। वैसे ये सिकंदरा कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है ना। और आपको यदि मानचित्र में पूछा जाए तो आपको उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर ही इसे दिखाना चाहिए। सातवां प्रश्न ये देखा जाए कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था। यानी बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई। 1789 में, 1791 में, 1793 में और 1795 में।
तो आपका सही हो जाएगा गा 1793 में। आइए 8वां प्रश्न देखा जाए कि भारत साइमन कमीशन कब आया था ना। साइमन कमीशन आप जानते हैं, इसी साइमन कमीशन के आने पे ही लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज किया गया था और उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के पतन की एक एक कील साबित होगी ना। तो साइमन कमीशन कब आया था, तो विकल्प आप देख ही चुके हैं, 1925 में, 1926 में, 1927 में या फिर 1928 में। तो आपका यहाँ सही हो जाएगा विकल्प डी यानी 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका 9वां है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। अप्रैल 1942 में, जुलाई 1942 में, अगस्त 1942 में या अक्टूबर 1942 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। तो आपका विकल्प गा सही हो जाएगा अगस्त 1942 में। अगला आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ना संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे ही कहा था। किसे कहा था? उद्देशिका को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ना, या मूल अधिकार को, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो किसे कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में ना, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा के नाम से कहा था। आइए अगला देखा जाए आपका कि आपके लिए अति लघुत्तरी प्रश्न कौन से दिए गए हैं, कि आपको कौन से प्रश्नों को तैयार कर लेना चाहिए जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए पहला देखा जाए और बोर्ड भी ले लिया जाए जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आपका अति लघुत्तरी आपका शुरू होगा 11 से और 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि लोथल पुरा स्थल की खोज किसने और किस वर्ष की। तो आप हेडिंग यहाँ डाल सकते हैं इसमें कि लोथल, आप यहाँ लिख सकते हैं लोथल। तो आपको यहाँ लिखना चाहिए कि लोथल गुजरात ना, गुजरात के अहमदाबाद के भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। और फिर आप इसमें आपको लिखना है कि इसकी खोज किसने किया था। तो रंगनाथ राव ने किया था। किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। और कब किया था तो आपको बताना है कि कब हुआ था। तो आपको दिखाना है 1954 और 55 में रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आइए 12वां प्रश्न देखा जाए आपके लिए कि 12वां प्रश्न कौन सा तैयार किया गया है आपके लिए आपके बोर्ड की तरफ से। तो आपका 12वां प्रश्न है, आइए देखा जाए। तो 12वां प्रश्न देखिए आपके लिए है कि मुंतखब उल तवरीख की रचना किसने की। तो वैसे यदि कहा जाए कि ये आपके किस पाठ का है आपका प्रश्न है, वैसे ये प्रश्न यदि कहा जाए कि आपके किस चैप्टर का है तो आपको जानना चाहिए कि यह यात्रियों के नज़रिए पाठ से है ना। और किसने लिखा था? तो अब्दुल कादिर ना बदायूनी ने किया था ना। आइए 13वां प्रश्न देखा जाए कि 13वां प्रश्न आपके लिए कौन से इम्पोर्टेंट रखे गए हैं। तो 13वां प्रश्न आपका है जात और सवार से आप क्या समझते हैं। आइए बोर्ड पे देखा जाए। वैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि ये आपके किस चैप्टर से लिया गया है
तो ये आपका किसान जमींदार जो आपका चैप्टर है उसी से लिया गया है। और ये है क्या, आइए देखा जाए ये क्या है। आपको लिखना चाहिए कि मनसब ना मनसबदार मनसबदार नागरिक मनसबदार नागरिक तथा सैनिक मनसबदार नागरिक तथा सैनिक ना दोनों कर दोनों कर वसूली अधिकारी होते थे। वैसे यदि कहा जाए तो ये मनसबदार का दोहरा स्वरूप था। मनसबदार का दोहरा स्वरूप था। मनसबदार का दोहरा स्वरूप था ना। जात जो थे, जात दोहरा स्वरूप था। तो एक का नाम क्या था, जात, और दूसरे का नाम क्या था, सवार ना। एक का नाम जात था और दूसरे का नाम क्या था, सवार था ना। एक का नाम सवार और दूसरे का नाम जात था। आइए अगला प्रश्न आपका देखा जाए, यानी 14 का प्रश्न क्या है। तो आपके लिए कौन से प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो आपके लिए तैयार किया गया है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। तो आइए बोर्ड पे देखा जाए, आपको हेडिंग डालनी चाहिए 1857 का विद्रोह। आपको हेडिंग लेनी चाहिए और आपको लिखना चाहिए कि 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। इस विद्रोह का नायक ना बैरकपुर छावनी के नायक मंगल पांडे के द्वारा किया गया। आइए अगला आपका 14 प्रश्न के बाद आपका 15वां प्रश्न देखा जाए और अति लघु उत्तरी का अंतिम प्रश्न देखा जाए कि कौन सा आपके लिए रहता है। तो आपके लिए रखा गया है कि असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो असहयोग आंदोलन आपको लिख लेना चाहिए और लिखना चाहिए कि, तो इसमें आपको लिखना चाहिए कि 4 फरवरी 1922 ना 4 फरवरी 1922 को किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर उसमें आग लगा दी ना। इस अग्निकांड में कहा यह जाता है कि 22 पुलिसकर्मी की हत्या हो गई या मृत्यु हो गई, जिससे महात्मा गांधी नाराज होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। कौन? महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं और यह समाप्त हो जाता है। यानी आपको इसमें चौरा चौरी वाली घटना जो 4 फरवरी 1922 को हुई थी उसे आपको दिखाना चाहिए। आइए अगला प्रश्न आपका देखा जाए 16, जो आपके लिए
अति लघुत्तरी के बाद आपका लघु उत्तरी प्रश्न आपके होते हैं। तो आपके लिए 16वां प्रश्न रखा गया है कि स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आपको किन-किन स्तूप की संरचना में आपको स्तूप, ये आपका ता है, स्तूप की संरचना में आपको क्या क्या लिखना चाहिए, आइए देखा जाए। स्तूप की संरचना को हल करने के लिए सबसे पहले स्तूप का अर्थ आपको जान लेना चाहिए कि स्तूप का अर्थ क्या है ना। तो स्तूप किसके लिए बनाए गए थे, आप जानते हैं, किसके लिए? बुद्ध के लिए ना। यानी आपको लिखना चाहिए कि बुद्ध से जुड़े अवशेष, उसमें उनकी अस्थियों व उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों पर गाड़कर एक संरचना बना दी जाती थी, जिसको क्या कहते थे? स्तूप कहते थे। अब ये लिखने की बात नहीं है, आप जान सकते हैं ना। और यदि आपसे कहा जाए कि यह किस पाठ का होगा, तो आपके यहाँ जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, वही आपका चैप्टर है। तो इसके बाद स्तूप के अर्थ के बाद अब आपको लिखनी चाहिए कि स्तूप की संरचना, तब आपको स्तूप की संरचना दिखानी चाहिए ना, जिसमें आपको यह दिखाना चाहिए कि स्तूप के निर्माण एवं सजावट की जानकारी किस प्रकार से थी ना, दान का उल्लेख कहाँ मिलता है, और प्रारंभ में किस प्रकार स्तूप अर्ध गोलाकार या मिट्टी के टीले के रूप में बनाया जाता ना, जिसे अंड कहा जाता था ना। आपको दिखाना चाहिए कि छज्जा किस प्रकार से होता था, पूर्वी तोरण किस प्रकार से होता था, यानी उसका यदि कहा जाए तो उसका अलंकरण किस प्रकार से होता था, यह आपको 16वें प्रश्न में दिखाना चाहिए। अगला प्रश्न यदि कहा जाए, आपका अगला प्रश्न आपके लिए जो तैयार किया गया है वह है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का ना। तो आपको लिखना चाहिए कि हेडिंग डालनी चाहिए कि महात्मा, आपके लिए प्रश्न घुमाए भी जा सकते हैं ना, और प्रश्न घुमाया जा सकता है कि बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। आपका प्रश्न घुमाया जा सकता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर टिप्पणी लिखी ना। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी हेडिंग डालनी चाहिए कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। आइए देखा जाए कि आपको क्या क्या इसमें लिखना है ना। तो इसमें यदि सबसे पहले कहा जाए तो आपको दिखाना चाहिए आर्य सत्य, कि आर्य सत्य क्या था ना, यानी 4 आर्य सत्य जो थे, 4 आर्य सत्य के बारे में आपको दिखाना चाहिए कि 4 आर्य सत्य क्या थे ना, जिसमें कहा गया है कि दुख ही जीवन का सत्य है। पहला कहा गया कि दुख ना, आपका कहा गया कि दुख ही नहीं, दुख ही जीवन का सत्य है, जीवन का सत्य है। दूसरा कह दिया गया आपका कि दुख का कोई कारण अवश्य है, यानी दुख का कोई कारण अवश्य है ना। तीसरा कह दिया गया कि दुख का नाश संभव है ना, दुख का नाश संभव है। और चौथा कह दिया गया कि हमें मध्यमा मार्ग का अपना अनुसरण करना चाहिए। किसे का करना चाहिए? मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसी में आपको दूसरा यदि कहा जाए, दूसरा आपको क्या दिखाना चाहिए आपका, क्योंकि लघुत्तरी प्रश्न है तो आपको दिखाना चाहिए इसमें कि आपके अष्टांगिक मार्ग जो उन्होंने बताए थे ना, अष्टांगिक
अष्टांगिक मार्गों के बारे में आपको वर्णन करना चाहिए कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे। अष्टांगिक मार्गों के बाद यदि कहा जाए तो बुद्ध द्वारा बताया गया जो 10 शील था, 10 शील का भी आपको वर्णन करना चाहिए, जो ये कहा जाता था कि यदि 10 शीलों का कोई व्यक्ति यदि 10 शीलों का पालन करता था तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती थी, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती थी ना। तो महात्मा बुद्ध के आपकी शिक्षाओं में इन बातों को आपको दर्शाना चाहिए, जिससे पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो जाए। आइए 18वां प्रश्न आपका देखा जाए। आपका 18वां आपका प्रश्न है कि गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए देखा जाए कि गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी में आपको क्या लिखना चाहिए। तो 18वें प्रश्न में आपको दिखाना है कि गुरु नानक के बारे में आपको दिखाना है कि गुरु नानक का जीवन किस प्रकार था। तो गुरु नानक कहा जाए तो सिखों के प्रथम गुरु थे, सिखों के प्रथम गुरु थे ना, सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक अपने व्यक्तित्व में योगी, गृहस्थ, समाज सुधारक ना, कवि, भक्त सभी थे, सभी गुणों को वो समेटे हुए थे। यदि इनका जन्म कहा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1469 में कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। वैसे गुरु नानक यदि कहा जाए तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। किसका विरोध किया है? तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है ना, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है। और यदि कहा जाए तो संत साहित्य में गुरु नानक उन संतों की श्रेणी में आते थे जहाँ नारी को बड़प्पन दिया गया है, यानी नारी की प्रशंसा की गई है ना। फिर यदि कहा जाए तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539 ईस्वी को, 22 सितंबर 1947 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी इन चीज़ों को आपको दिखाना चाहिए। आइए 19वां यदि प्रश्न देखा जाए कि 19वां प्रश्न आपके लिए कौन सा तैयार किया गया है। तो 19वें प्रश्न में 19वां प्रश्न आपका है कि विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो विजयनगर साम्राज्य आपके चैप्टर में है, उसमें सैनिकों की जो प्रणाली दी गई थी वो अमर नायक से ही थी। तो आइए देखा जाए कि आपको क्या लिखना चाहिए अमर नायक प्रणाली में। तो इन्हें आपको लिख लेना चाहिए कि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। वैसे अमर नायक जो सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा शासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। किसानों, शिल्पियों तथा व्यापारियों में भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे ना। और ये इनके रखरखाव के लिए यदि कहा जाए कि ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावशाली सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायता देते थे, जिसकी इस मदद से पूरे दक्षिणी प्रायद्वीपों को अपने नियंत्रण में किया था। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों, सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। 19वें प्रश्न के बाद 20वां प्रश्न आपका है कि गांधी इरविन समझौता पर टिप्पणी लिखिए। वैसे गांधी इरविन समझौता टिप्पणी आपके किस चैप्टर में होगा? तो यदि कहा जाए तो आपका महात्मा गांधी से संबंधित जो चैप्टर है उसमें गांधी इरविन समझौता आपका मिल जाए। तो 19वें प्रश्न में आपको डालनी चाहिए गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन
समझौता आपको डालना चाहिए और लिखना चाहिए कि लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में यह एक राजनीतिक समझौता था ना। वैसे यदि कहा जाए तो इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वैसे यदि गोल मेज सम्मेलन के बारे में कहा जाए तो यह 3 बार हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। यदि कहा जाए कि महात्मा गांधी इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और तीनों में यदि कहा जाए तो तीनों में अंबेडकर जी ऐसे थे जो तीनों में भाग लिए थे। पहले और दूसरे में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो इस प्रश्न में आपको यह दिखाना चाहिए कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसमें यदि कहा जाए तो पहले समझौते पे हस्ताक्षर हुआ था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर, जिसमें यदि कहा जाए तो पहला था हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, यानी इरविन ने यह स्वीकार कर लिया था। दूसरा था भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा। तीसरा था कि भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने धरना दे सकते हैं। चौथा था आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पद पर पुनः बहाल किया जाएगा। और पांचवा था कि आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। लेकिन कांग्रेस की ओर से निम्न शर्तों को स्वीकार किया गया था कि सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी पुलिस जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे ना। तो ये यदि कहा जाए कि यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। तो ये गांधी इरविन समझौता आपका है। अगला आपका 21वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न आयामों पर संक्षिप्त टिप्पणी या प्रकाश डालिए। तो यह भी प्रश्न आपके महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही संबंधित है। तो आइए देखा जाए कि इस प्रश्न में आपको क्या आंसर लिखने चाहिए। यह प्रश्न यदि कहा जाए तो आपसे अन्य रूपों में पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखिए या दांडी यात्रा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को 2 चरणों में विभाजित किया गया था। पहला था आपका प्रथम चरण 1930 यानी 1528 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुसार गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों के साथ अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने समुद्री जल से नमक का निर्माण करके नमक कानून की अवज्ञा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण जो था वो 32 से 34 तक था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण 1932 में शुरू हुआ क्योंकि लॉर्ड वेलिंगटन ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के संदर्भ में गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया था। तो ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न आयामों पर संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में लिखना चाहिए। इसी प्रकार आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी हल करना चाहिए। और आइए देखा जाए कि ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं उन्हें आपको किस प्रकार से हल करना चाहिए। यदि आपका टाइमलाइन कहा जाए तो 563 ईसा पूर्व तो महात्मा बुद्ध का जन्म, 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का अंत, 1206 गुलाम वंश की स्थापना, 1526 पानीपत का युद्ध, 1757 प्लासी का युद्ध और 1565 इलाहाबाद की संधि। 1765 इलाहाबाद की संधि, 1905 बंगाल विभाजन और 1920 साइमन कमीशन भारत आया, 1942
कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव तथा आंदोलन हुआ था। और 10वां आपका 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो पास हुआ था। तो मानचित्र में दर्शाने के लिए आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं और पूर्णतः अंकों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये मानचित्र में कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो ये आपको कहाँ दर्शाना है मानचित्र में? यूपी तथा नेपाल के बॉर्डर पर। यूपी से जैसे आप आगे बढ़ेंगे और नेपाल के बॉर्डर पे ना, तो यहाँ पे आपको दर्शाना है। और कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश की तरफ दिखाना है। दूसरा आपको शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये आपकी फतेहपुर सीकरी में है। तो कहाँ आपको दिखाना है? यूपी में आपको दिखाना है, राजस्थान के बॉर्डर की तरफ ना। तीसरा आपका है ताजमहल, ये आपको कहाँ दिखाना है? आगरा। और कहाँ? यूपी के बीच में। यूपी के बीच में आपको आगरा दिखानी है। फिर आपका है कि भारत की राजधानी दिल्ली ना, भारत की राजधानी दिल्ली कहाँ आपको दिखानी है? यूपी तथा हरियाणा के बॉर्डर पर। यूपी तथा हरियाणा के बॉर्डर पर आपको दिखाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सहसाराम बिहार में है ना। तो अब आपको दर्शाना कहाँ है? बिहार के नीचे, बिहार के नीचे यूपी के पास, यानी बिहार के नीचे यूपी के पास आपको दिखाना चाहिए। इतिहास के प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप पूरा देखा करिए, क्योंकि जब आप बीच में स्किप कर देते हैं तो आपको बातें समझ में नहीं आती हैं, और बातें समझ में ना आ पाने के कारण आप